नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का स्थिर वैद्युतिकी। देखो स्थिर वैद्युतिकी शब्द होता है, ये पहली यूनिट है। इस यूनिट को हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्थिर वैद्युतिकी जो शब्द है अपना, इसका अर्थ होता है, देखो भौतिक विज्ञान जो होता है उसकी एक शाखा होती है। भौतिक विज्ञान की इस शाखा में स्थिर मतलब विराम और वैद्युत, देखो वैद्युत में हमेशा क्या होता है, आवेश। तो हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो एक ऐसी शाखा किसकी, भौतिक विज्ञान की, जिसपे हम स्थिर आवेशों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है वो, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये जो पहली यूनिट है हमारे, इसको 4 भागों में बांटा गया। इसके 4 सेक्शन थे। पहला जो सेक्शन है वो है विद्युत क्षेत्र, दूसरा जो सेक्शन है वो है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, तीसरा जो सेक्शन है वो है विद्युत विभव, और जो चौथा सेक्शन है वो है विद्युत धारिता। अब हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो कि क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो देखो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या होता है। बिना आवेश के हम विद्युत क्षेत्र को नहीं समझ सकते। तो जब हम बात करते हैं विद्युत आवेश, तो देखो बेटा जो आवेश होते हैं, आवेश हमेशा किसी पदार्थ का गुण होता है, या कहा जाए आवेश इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का क्या है, एक गुण है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मध्य एक बल, देखो प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणावेश होता है। तो उनके मध्य एक बल तो लगता है। देखो दोनों पिंड है, कण है, कणों के मध्य कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। यदि इस गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक दूसरा बल इनके मध्य लगे, वो कौन सा हो, वैद्युत बल हो, तो ये जो आवेश होता है ये प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का ऐसा गुण होता है जिसमें वे गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त विद्युत बल का भी क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। अब हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार की। आवेशों का जो प्रकार होता है, इसको समझने के लिए एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में इसने क्या किया, इसने एक कांच की छड़ ले ली और इस कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो दोनों की दोनों पर क्या आ गया, आवेश आ गया। मतलब दोनों कैसी हो गई, आवेशित हो गई। इसके बाद उसने क्या किया, एबोनाइट की छड़ लिए। इस एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। और जब दोनों को एक दूसरे पर घिसा तो क्या हुआ, ये दोनों भी कैसी हो गई, आवेशित हो गई। इसके बाद उसने क्या किया कि जो कांच की छड़ है, उसने 2 कांच की छड़ को अलग अलग किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से। उसके बाद दोनों कांच की छड़ों को जब वो एक दूसरे के पास लेकर आता है तो क्या देखता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। मतलब दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल क्या होता है, लगता है। इसी प्रकार उसने क्या किया कि जब वो एबोनाइट की जो छड़ है उसको कहां पर लेकर आता है, दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास लेकर आता है, तो दोनों के मध्य भी कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि दोनों की दोनों फिर से एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। इसके पश्चात उसने क्या किया कि एक कांच की आवेशित छड़ और दूसरी एबोनाइट की आवेशित छड़, दोनों को एक दूसरे के कहां पर लेकर आया, पास लेकर आया। तो क्या देखता है, दोनों जो छड़े हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। मतलब दोनों के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि जो आवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और 2 प्रकार के आवेश में जो कांच की छड़ पर, जो पहले वाला आवेश था कांच की छड़ पर, उस आवेश को इसने क्या नाम दिया, धनावेश। और जो दूसरा आवेश था जो कहां पर आया था,
एबोनाइट की छड़ पर, उस आवेश को इसने नाम क्या दिया, ऋण आवेश नाम दिया। मतलब आवेश दो प्रकार का है, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। जो कांच की छड़ पर आया पहला आवेश वो कौन सा था, पॉजिटिव यानी कि धनावेश, और जो एबोनाइट की छड़ पर आया वो कौन सा था, नेगेटिव यानी कि ऋणावेश। अब हम आगे बात करते हैं आवेश की मात्रक की, कि जो आवेश होता है, चार्ज होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो बच्चों, मात्रक की जब हम बात करते हैं, तो जब हम मात्रक की बात करेंगे वो भी किसके, आवेश की, तो मात्रक की जो पद्धतियां होती है उसमें जो फिलहाल प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है, एसआई मात्रक या एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कि आवेश का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है, कूलाम होता है। यदि हम बात करते हैं सीजीएस मात्रक की, देखो मात्रक की अपनी प्राचीन 3 पद्धतियां होती थी, जिसमें एक कौन सी थी, एफटीएस, एक थी सीजीएस और तीसरी थी एमकेएस। इन तीनों पद्धतियों में से एक पद्धति कौन सी है, सीजीएस पद्धति। तो आवेश का इस सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। अब हम बात करते हैं आवेश। जो आवेश होता है इसका यदि हम सबसे बड़ा, कि कई बार क्या होता है छोटे मात्रक से कुछ नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, भाई मान लो हमें बहुत अत्यधिक अपने पास आवेश है तो उनको मापने के लिए इस कूलाम से भी बड़ा मात्रक हमें चाहिए, और ऐसी स्थिति में जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है ये होता है फैराडे। ये जो फैराडे है ये होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। और यदि हम बात करते हैं एक फैराडे की, तो जो एक फैराडे होता है इसमें होते हैं 96,500 कूलाम, यानी कि जो एक फैराडे है वो 96,500 कूलाम के कैसा होता है, बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं कि मान लो अपने पास कुछ वस्तुएं हैं तो हम उनको आवेशित कैसे कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से दो उदासीन वस्तुएं, उदासीन कौन सी होती है, जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उनको आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, किसी भी वस्तु जो उदासीन होती है उसको आवेशित करने की 3 विधियां होती है। एक होती है घर्षण विधि, एक होती है प्रेरण विधि, और एक होती है चालन विधि। इन 3 विधियों के द्वारा किसी उदासीन वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, मतलब उन पर आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। देखो सबसे पहली जो विधि है अपनी वो है घर्षण विधि। यदि हम घर्षण विधि की बात करें, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब भी दो वस्तु हो, उन दोनों वस्तुओं को, एक तो अपने पास कौन सी थी, कांच की छड़ थी, और दूसरी क्या थी, रेशम का कपड़ा। ये दो वस्तुएं दोनों कैसी थी, उदासीन थी। जब भी हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे पर रगड़ते हैं, देखो जब भी दो सतह एक दूसरे के कैसे आती हैं, स्पर्श में आती हैं, तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो जब इन दोनों वस्तुओं को हम एक दूसरे से घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों पर आवेश आ जाता है, और जो कांच की छड़ पर आवेश आता है वो आता है धनावेश, और जो रेशम का कपड़ा होता है इस पर आवेश आता है कौन सा, ऋणावेश। इसी प्रकार से जब हम किसको रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से ना, एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे बिल्ली की खाल से। तो ऐसी स्थिति में जो आवेश आएगा, एक तो अपने पास क्या है
एबोनाइट की छड़, और दूसरा क्या है, बिल्ली की खाल। जब इन दोनों को एक दूसरे पर रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो क्या आता है, एबोनाइट की जो छड़ होती है इस पर आता है पॉजिटिव आवेश, धनावेश आता है। इसी प्रकार जो बिल्ली की खाल होती है इस पर कौन सा आता है, नेगेटिव आवेश, ऋणावेश आता है। देखो हमने दैनिक जीवन में भी इसके बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं। दैनिक जीवन में बेटा देखो क्या होता है कि जब हम कोई अपने पास प्लास्टिक का कंगा होता है, उसको जब हम बालों पर घिसते हैं तो क्या होता है, बालों पर घिसने के बाद हम प्लास्टिक के कंगे को किसी कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो प्लास्टिक के कंगे के ऊपर कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब प्लास्टिक के कंगे को बालों में घिसा जाता है तो प्लास्टिक के कंगे पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, और ये जो आवेश इस पर आ गया, इसी आवेश के कारण कागज के टुकड़े इससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और जो विपरीत आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। बाकी जो अपने पास विधि बची, प्रेरण विधि और चालन विधि, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।